नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज अगले पार्ट में हम लेके आ गए हैं बौद्ध ग्रंथ जो आपके सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में भी काम देगा। और अगर आप जूनियर का टेट दे रहे हैं तो उसमें भी काम देगा, मतलब वो जो आपका एग्ज़ाम होगा जूनियर का सुपर टेट। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के लिए। तो हम सीटेट के और टेट के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ की जो मतलब बौद्ध धर्म जो था इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म जो था इसके जो ग्रंथ थे उनकी भाषा जो थी वे पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। अच्छा, इसमें क्या था, इनके अंदर क्या था, इनके जो ग्रंथ थे इनके अंदर क्या था? तो ये था गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन। ठीक है, घटनाओं का वर्णन था। किसके? घटनाओं का वर्णन था किसके? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध के घटनाओं का वर्णन था, जो कहाँ है? जातक कथाओं में। ठीक है, जातक कथाओं में है। कहाँ है? जातक कथाओं में है। जो बता रहा हूँ एकदम अलग चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि बहुत सटीक है, जो अगर किताबों में आना होगा तो वहीं पाएगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 16 महाजनपद, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का उल्लेख या वर्णन कहाँ मिलता है? उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिएगा। इसका नाम था अंगुत्तार निकाय। इसका नाम था अंगुत्तार निकाय। ठीक है, 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तार निकाय मिलता है। और बौद्ध त्रिपिटक कहाँ है? त्रिपिटक, तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं त्रिपिटक जिन्हें कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है आपका विनय पिटक और आपका तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो आपके जो ये हैं सीटेट और यूपी टेट के हिसाब से इससे ज़्यादा आने का कोई चांस नहीं है। आइए अब हम इसी कड़ी में देख लेते हैं आपका जैन धर्म। तो जैन धर्म की रचना किस भाषा में हुई थी? तो अगर इसकी भाषा की बात करें, इसके ग्रंथ जो हैं इनकी भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में। अब अंतर यहीं से आप स्पष्ट कर लीजिए, जो बौद्ध ग्रंथ है इसकी पाली भाषा है, इसकी प्राकृत भाषा है पीपी। पाली और प्राकृत, बौद्ध और जैन। ठीक है, बौद्ध और जैन तो प्राकृत भाषा में है। किसकी? जैन धर्म की प्राकृत भाषा में है। जैन ग्रंथों का संकलन जो है गुजरात में ईसा 6वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 6वीं शताब्दी में संकलन कहाँ हुआ था? गुजरात के बल्लभी में। कहाँ पे? गुजरात के बल्लभी में हुआ था। और किस शताब्दी में? तो ये आपको बता दिया मैंने, 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुआ था। भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी जैन धर्म की। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। जैन धर्म क्या है? इसमें जो इनके ग्रंथ हैं इसमें किनके विचार हैं? तो इसमें महावीर स्वामी जो हैं आपके, महावीर स्वामी जो हैं इनके विचार हैं। थोड़ा इसको मैं वैसे बना दूं, मौलिक सिद्धांत हैं, जिसको आप कहेंगे मौलिक सिद्धांत, जो आपकी किताबी भाषा है ये आ जाएगा। मौलिक सिद्धांत क्या है? महावीर स्वामी के मौलिक सिद्धांत हैं, जो कितने हैं? 14 प्राचीन ग्रंथों में हैं। कितने ग्रंथों में हैं? 14
14 प्राचीन ग्रंथों में है, 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन्हें पूर्व कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है। एक बार यहाँ से देखिए, 6ठी शताब्दी में संकलन किया गया गुजरात के वल्लभी में महावीर स्वामी के मौलिक सिद्धांतों को कितने हैं? 14 हैं। प्राचीन ग्रंथों में उसको संकलित किया गया और उसे क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूर्व कहा जाता है। और कुछ इसके फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि इसके जो अंग हैं बाद में क्या हुआ था, 12 अंगों एवं 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया गया था। ये जो 14 है इनको 12 अंग में और इसको 12 उप अंग में, 12 उप अंग में क्या किया गया? विभाजित कर दिया गया। इसको 14 जो थे प्राचीन ग्रंथ था। महावीर स्वामी के जो मौलिक सिद्धांत थे कितने थे? 14 थे। मौलिक सिद्धांत 14 थे। इनको प्राचीन ग्रंथों में संकलित किया गया जिसे पूर्व कहा गया। पूर्व में जो थे इनको 14 जो मौलिक सिद्धांत थे इनको 12 अंग में और 12 उप अंगों में विभाजित किया गया। ठीक है। अगर जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो हेमचंद्र की कृति थी। हेमचंद्र की कृति थी, उसका नाम था परिशिष्ट पर्व था। परिशिष्ट पर्व था। देखिए थोड़ा इसको याद करने का ट्रिक ले। अगर पूछा जाए परिशिष्ट पर्व किस ग्रंथ से, किस धर्म से ग्रंथ, कौन सा धर्म ग्रंथ है, तो आपका जैन है। कैसे? पूर्व से आप लगाइए। जैन में पूर्व है और परिशिष्ट है और इसको रचना कौन किया था? हेमचंद्र ने किया था। ठीक है। महत्वपूर्ण ग्रंथों में थे जिसमें हम क्या जानते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक, जो उसके जीवन का प्रारंभ था, प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की हमें क्या मिलती है? जानकारी या इसको आप कह सकते हैं सूचना प्राप्त होती है। भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सूचना प्राप्त होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 16 महाजनपद जो था, जनपद आपके तो बौद्ध धर्म में भी मिला था, लेकिन ये आपके जैन धर्म में भी इसका उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद का जो है आपको जैन धर्म में भी उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में कहाँ उल्लेख मिलता है? तो ये आपका एक है भगवती सूत्र, इसके अंदर आपको मिलता है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें आपको 16 जनपद का उल्लेख मिलता है। तो मुझे यकीन है कि आपको जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जो थे ये बिल्कुल समझ में आ गए होते। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे लेके चलता हूँ। बौद्ध ग्रंथ जो हैं ये, इनकी भाषा जो होती है पाली भाषा होती है। इनके घटनाओं का वर्णन जो है बुद्ध जातक कथाओं में मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। और इसमें 3 पिटक, जैसे बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक होते हैं जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। पिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक कहाँ मिलता है आपको? तो बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। जैन धर्म की बात की जाए तो इसकी भाषा जो है प्राकृत भाषा है। ये 6ठी शताब्दी में संकलित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जो इनके ग्रंथ हैं जैन धर्म के, तो ये गुजरात के वल्लभी में किया गया था।
इसमें क्या दिया हुआ है, तो महावीर स्वामी के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। कितने सिद्धांत हैं? 14 मौलिक सिद्धांत हैं। जो इनके 14 मौलिक सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। जो इनके मौलिक सिद्धांत है ये 14 प्राचीन ग्रंथों में दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए कि जो इनके मौलिक सिद्धांत ये 14 प्राचीन ग्रंथों में दी गई हैं। जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा उनका ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में बन सकता है, बाकी तब भी सही है। 14 जो मौलिक सिद्धांत थे इनको, जो इनके मौलिक सिद्धांत थे महावीर स्वामी के, ये 14 प्राचीन ग्रंथों में दिए गए हैं जिन्हें पूर्व कहा गया। इसीलिए मैं रिवाइज करता हूँ कि जो छूट जाता है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। वीडियो क्लास में ज़रूर रिवाइज करता हूँ आप जितने वीडियो देखेंगे। चलिए, इनको बाद में क्या किया गया, 12 अंग बनाए गए और 12 उपअंगों में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। 14 प्राचीन ग्रंथ जो थे जिसमें मौलिक सिद्धांत थे उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, 12 अंग और 12 उपअंगों में विभाजित किया गया। जैन धर्म ग्रंथों में एक परिशिष्ट पर्व नाम का ग्रंथ है जिसको हेमचंद्र ने रचना की या इनकी कृति थी। हेमचंद्र की कृति क्या है, परिशिष्ट पर्व है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभ और उत्तरकालीन घटनाओं की जानकारी या सूचना प्राप्त होती है। और 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, भगवती सूत्र में आपको प्राप्त हो जाता है। भगवती सूत्र में आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। इसी कड़ी में एक चीज़ और मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ कर देता हूँ। जो विदेशी आए थे भारत में, विदेशी आए थे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये चैप्टर भी क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें आपको अगर यूनानी लेखकों की बात करें तो यूनानी लेखकों की बात करें तो इसमें आपका हेरोडोटस था जिसने हिस्टोरिका लिखी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी। और टालमी जो थे इन्होंने जियोग्राफी लिखी, भूगोल संबंधी जानकारी इन्होंने दिया। नेचुरल हिस्टोरिका एक था, उसको प्लिनी ने लिखा था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा। और मेगस्थनीज जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, मेगस्थनीज ने आपका इंडिका लिखा। इसमें मौर्य युग के बारे में, उसके समाज एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें तो इसमें नेचुरल से हो गया प्राकृतिक, हिस्टोरिका मतलब इतिहास। तो भारतीय पशुओं, पक्षियों, पौधों व खनिज पदार्थों की जानकारी होती है। इसमें जियोग्राफी माने भूगोल होता है। हिस्टोरिका मतलब हो गया कि आपका भारत, ईरान, फारस संबंधों का वर्णन किया गया है। चलिए कुछ और लोगों को देखते जो चीनी लेखक थे। इसमें आपका फाहियान था। इसमें आपका वेनसांग था। और इसमें आपका एक था, अच्छा यही 2 थे, हेनसांग था और फाहियान। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा। इसका जो था यात्रा वृत्तांत नाम से था और वेनसांग की CU की। ये दोनों क्या थे, भारत यात्रा वृत्तांत थे। इसमें क्या था, भारत यात्रा। फाहियान का यात्रा वृत्तांत नाम था। वेनसांग की रचना जो थी CU की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, वेनसांग वाला अक्सर पूछ दिया जाता है और CU की थी, तो इसमें भारत की यात्रा के बारे में कहा गया था। ठीक है, आ जाते हैं, हम देखते हैं अरबी लेखक जो थे।
लेखकों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें दो थे, अल-बरूनी, इसकी रचना थी तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद था। और अल-मसूदी था एक, अल-मसूदी था एक। अल-बरूनी का तहकीक ए हिंद था और अल-मसूदी का सुनहरा घास का मैदान, सुनहरा घास का मैदान, सुनहरा हो गया मेडोज ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें क्या था, इन दोनों में क्या था, तो राजपूत काल का समाज जो था उसके बारे में जानकारी दी गई थी, राजपूत काल के समाज के बारे में जानकारी दी गई थी। और फारसी लेखक जो थे, फारसी लेखक, ये एक रिवीजन क्लास है जो कि आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। फारसी लेखक जो थे, जितने भारत में लेखक आए थे उन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट आपके सीटेट और यूपीटेट के हिसाब से वो सारे कंप्लीट हुए हैं। फिरदौसी आया था, फारसी लेखक फिरदौसी था। इसका शाहनामा था, शाहनामा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा लेखकों का, बाकी आप लेक्चर सुन सकते हैं लेकिन इसका नोट्स बना लेंगे तो आप याद हो जाएगा। मिन्हाज ए सिराज नाम का लेखक था। इसकी रचना थी तबकात ए नासिरी, इसकी रचना थी। मिन्हाज ए सिराज का ये लेखक है, ये किताब है। ठीक है, और एक लेखक था जियाउद्दीन बरनी, ये इम्पोर्टेंट है, जियाउद्दीन बरनी। इसकी रचना थी तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी की रचना थी तारीख ए फिरोज शाही। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं, फिरदौसी की जो शाहनामा थी तो इसमें सम्राटों का इतिहास है। तबकात ए नासिरी जो है इसमें तत्कालीन राजनीति की बातें की गई है। और जो तारीख ए फिरोज शाही है इसमें राजनीतिक सिद्धांत हैं जिसमें बलबन, फिरोज शाह की आदि के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है जो चीज़ें थी। थोड़ा सा और इसमें मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, जो तिथियाँ होती हैं, तिथियाँ लिखी जाती हैं, तिथियाँ जो लिखने का चलन है, इसको मैं 2 लाइन में 1 मिनट में क्लियर कर दे रहा हूँ। तिथियाँ जो लिखने का चलन है इसमें अंग्रेजी में BC कहते हैं, जो अंग्रेजी में BC कहते हैं उसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। बिफोर क्रिस्ट इसको कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट मतलब आपका ईसाई हो गया, तो ईसा मसीह से पूर्व, इसको हिंदी में कहते हैं ईसा मसीह से पूर्व। ठीक है, AD जो होता है, AD एनो डोमिनो इसको कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब जन्म हो गया था उनका, तो इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में ईस्वी कहा जाता है, इसको हिंदी में ईस्वी कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ईस्वी कहा जाता है। और इसमें आपको मैं बता दूं तो आजकल AD जो है इसकी जगह पर CE का प्रयोग किया जाता है। CE का होता है, इसका मतलब होता है कॉमन एरा होता है। AD जो होता है कॉमन एरा होता है, तथा BCE का अर्थ होता है, एक BCE भी प्रयोग में आया है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा होता है। मतलब विश्व के जो अधिकांश देश हैं अब वहाँ पे कॉमन एरा का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, CE का प्रयोग ज़्यादा प्रचलन में आ गया है विश्व के ढेर सारे देशों में। कुछ चीज़ और मैं क्लियर कर दूं इसमें कि जो BP है,
कई जगह पे बीपी का भी प्रयोग होता है। इसको नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अंग्रेजी में बीपी और प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, PRESENT, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका तिथियां लिखने का जो चलन है ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। शाहनामा जो है फिरदौसी का है, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी का है, यात्रा वृत्तांत फाहियान का है, और आपका हो जाएगा ये सारी चीज़ें हैं। और वेन सॉन्ग की CU की है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए इसी तरह से। तो बहुत ही रोचक था, मज़ा आया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट चीज़ लेके। थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे जिससे कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। चलिए, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको 1% भी अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि अभी लाइव का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए मैं जिसको कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये सब जुगाड़ व्यवस्था है, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। पर मैं जुगाड़ व्यवस्था में आपको ठोस चीज़ें दे रहा हूँ, कोई बकवास वकवास नहीं चले। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, नोट्स बना लीजिएगा। जय हिंद।